अगर कोई नेता, बाबा, इन्फ्लुएंसर या साइंटिस्ट सिर्फ एक पेटेंट नंबर दिखाकर बोले कि ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, तो समझ लो या तो उसे खुद साइंस की समझ नहीं है या फिर वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। इस केस में सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिन पेटेंट नंबर्स का जिक्र किया वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस पेटेंट शब्द से ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। देखो, पेटेंट होना और किसी ट्रीटमेंट का साइंटिफिकली प्रूवन होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक पेटेंट ऑफिस ये डिसाइड करता है कि क्या ये आइडिया नया है, क्या ये पहले से डिफरेंट है, क्या इसको टेक्निकली डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन एक पेटेंट ऑफिस ये डिसाइड नहीं करता कि क्या ये मेडिसिन सुधांशु जी के केस में गौमूत्र ह्यूमंस में काम करती है, क्या इसके रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, क्या डॉक्टर्स गौमूत्र को प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या एफडीए या सीडीएससीओ ने इसे ट्रीटमेंट के रूप में अप्रूव किया है। इसीलिए दुनिया भर में हजारों पेटेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बनते। और मेडिकल साइंस में किसी क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए जनरली ये चेन फॉलो होती है। लेबोरेटरी रिसर्च, फिर एनिमल स्टडीज, फिर ह्यूमन ट्रायल्स, फिर पीयर रिव्यू, फिर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, फिर रेगुलेटर अप्रूवल और फिर डॉक्टर्स की गाइडलाइंस। पेटेंट इस चेन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा तक भी नहीं है। कई बार पेटेंट रिसर्च शुरू होने से पहले ही फाइल कर दिया जाता है। अगर मैं एक नई फ्लाइंग साइकिल इन्वेंट करूं और उसका पेटेंट मिल जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि वो साइकिल कल से दिल्ली से जयपुर उड़कर पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं। पेटेंट सिर्फ ये कहता है कि मेरा डिजाइन नया है, ये नहीं कहता कि वो रियल वर्ल्ड में सच में काम करता है। ये सेम चीज गौमूत्र के पेटेंट के साथ भी है। पेटेंट साइंस का सर्टिफिकेट नहीं है।